हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। आज हम करने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, यानी एक व्यू में गति के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी अपन करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस टॉपिक का दूसरा नाम भी है, इसको अपन बोलते हैं सरल रेखा में गति, या इसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इस प्रकार से सरल रेखा की गति के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन करेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। इसके टोटल अपन 102 क्वेश्चन करेंगे। यदि आप इन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन है वो कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। और यदि आप इनको हल कर लेते हैं तो आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो इस टॉपिक के जितने भी कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से फिर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक वस्तु घर्षण रहित नत समतल पर फिसलना प्रारंभ करती है तथा एक अन्य वस्तु समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है। तो दोनों समान चाल से पृथ्वी तल पर पहुंचती हैं, समान त्वरण से पृथ्वी तल पर पहुंचेंगी, समान समय पर पहुंचती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इस प्रकार से आपका कोई एक नत समतल है जिसका जो एंगल है वो थीटा है। यहाँ पर कोई एक वस्तु फिसलाई जाती है और इसका जो घर्षण है वो जीरो है, यानी घर्षण रहित है यह सतह। और इतने ही यानी सेम हाइट से यानी इतनी ही ऊंचाई से कोई एक वस्तु है जो नीचे स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है। तब इन दोनों वस्तुओं के बारे में आपसे पूछा गया है कि दोनों वस्तुएं जब धरातल पर पहुंचेंगी, पृथ्वी तल पर पहुंचेंगी, तो उनकी वेलोसिटी एक दूसरे के बराबर होगी, या इनका जो एक्सीलरेशन है त्वरण वो एक दूसरे के बराबर होगा, या जो समय है वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोनों समान चाल से पृथ्वी तल पर पहुंचेंगी। वो ये क्यों पहुंचेंगी दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसके अंदर याद क्या रखना है कि जब कोई भी वस्तु है वो किसी नत समतल से गिराई जाती है, या किसी वर्तीय पाथ से यानी एच हाइट से गिराई जाती है, या स्वतंत्रतापूर्वक से छोड़ी जाती है, या किसी अन्य मार्ग के द्वारा एच हाइट से गिराई जा रही है। तो यदि हाइट इन तीनों की समान है तो जब यह तल पर पहुंचती है तो एच हाइट दूरी तय करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा याद रखना √2gh होगी। ये कहाँ से निकालते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु h हाइट पर है, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमारी क्या होती है mgh होती है। और जब यह h हाइट नीचे आ जाती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा इतनी कम हो जाती है, और वो कितने में चेंज हो जाती है, वो हमारी हो जाती है इसकी गतिज ऊर्जा में। तो यानी कि जो हमारा mgh होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी 1/2 mv² में। तो इस प्रकार से जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला यहाँ से निकलता है वो √2gh होता है। तो याद रखना जो वेलोसिटी है वो हाइट पर निर्भर करती है कि वह कितनी हाइट से नीचे आ रही है, बल्कि पथ आपका चाहे वर्ताकार हो, नत समतल हो, हाइट एंड किसी भी प्रकार का हो, वेलोसिटी हमेशा समान होगी। तो जो दोनों वस्तुएं हैं वो समान चाल से पृथ्वी पर पहुंचेंगी। समय के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। याद रखना नत समतल से यदि कोई वस्तु नीचे आ रही है, यदि नत समतल की लंबाई आपकी l है और इसकी हाइट h है, तो t के दो फॉर्मूले याद रखना। वो होते हैं आपके, एक तो होता है √12/g sin थीटा, यानी इतनी दूरी तय करेगी, और इस डायरेक्शन में नत समतल की डायरेक्शन में इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो आपका लगता है g sin थीटा लगता है। और आपने पढ़ा होगा कि जब आई से कोई वस्तु गिरती है तो उसका जो लिया गया समय होता है वो √2h/g होता है। तो g की जगह यहाँ पे हो जाएगा g sin थीटा होगा, वो h की जगह हो जाएगी l। यदि l को h के फॉर्म में निकालना हो तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना, ये होता है 1/sin थीटा √2h/g। तो इस प्रकार से जो समय है वो आपके क्या कि sin थीटा की व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे sin थीटा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका t का मान कम होता जाएगा। तो यदि इस यानी थीटा जितना ज़्यादा कम होगा ये थीटा का मान, t का मान उतना ही ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो वस्तु है उसके द्वारा कम समय लगेगा, और इस पर जो यानी वस्तु फिसलाई जाएगी उसके अंदर जो समय लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। जब ये एंगल का मान 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से यानी खड़े यानी सतह पर किसी वस्तु को गिराया जाएगा, स्वतंत्र पर गिराया जाएगा, उस समय साइन थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 2h/g हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ना तो उनका समय बराबर होगा, और हमारा जो त्वरण होता है वो v/t होता है, तो t दोनों का अलग अलग है तो त्वरण भी दोनों का अलग अलग होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है कि किसी मीनार के शीर्ष पर दो पत्थर जिनके द्रव्यमान 1:2 के अनुपात में है, प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में क्रमशः ऊपर तथा नीचे की ओर फेंके जाते हैं। वायु को नगण्य माना जाए तब भारी पत्थर अधिक चाल से पृथ्वी पर पहुंचता है, हल्का पत्थर अधिक चाल से पहुंचता है,
दोनों समान चाल थे पृथ्वी पर पहुंचेंगे या दिए गए विवरण में से चाल का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसमें क्या बताना कि कोई एक मीनार है, इसके शीर्ष पर कोई दो द्रव्यमान है, इनका जो रेशियो है 1:2 है, यानी एक का द्रव्यमान m है, दूसरे का कितना है 2m। इनको पहले वाले को यानी कि m वाले को तो अपन क्या कर रहे हैं u वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं, तथा दूसरे वाले को क्या है कि नीचे की ओर फेंका जाता है, यानी समान u वेलोसिटी से क्या है नीचे फेंकते हैं। तब ये दोनों धरातल पर पहुंचेंगे तो आपको बताना कि जो हल्की वस्तु है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या जो भारी वस्तु है वो अधिक वेलोसिटी से पहुंचेगी, या दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, या दिए गए जो विवरण है इसे अपन चाल का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, दोनों समान चाल से पृथ्वी तल पर पहुँचेगी। इसमें आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु हो यदि उसको h हाइट से ऊपर एज यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, यदि उसको आप ऊपर फेंकोगे या क्षैतिज डायरेक्शन में फेंकोगे या नीचे की ओर फेंकोगे या किसी थीटा कोण पर फेंकोगे, जब यह धरातल पर पहुंचेगी तो हमेशा इनकी वेलोसिटी का मान सेम होगा। और वो वेलोसिटी का मान भी आपको याद रखना, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कई बार ये होता है u² + 2gh होता है। यह केवल हाइट पर निर्भर करता है। यदि आप इसको ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा माइनस का u हो जाएगा। यदि माइनस का u रखोगे तो स्क्वायर के अंदर वही u ही बनेगा, चाहे आप इसको ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, वेलोसिटी का मान आपका क्या होगा इक्वल होगा हमेशा का। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, इस वस्तु को अपन u वेग से ऊपर फेंक रहे हैं तो ये वस्तु किसी ऊंचाई पर जाएगी फिर दोबारा यहाँ पर आएगी। जैसे भी ये मीनार की जो छत है इसकी हाइट पर दोबारा आएगी, तो हम सभी जानते हैं कि किसी वस्तु को यदि u वेग से ऊपर फेंकते हैं तो वह वस्तु जब नीचे आती है तो उसी वेलोसिटी से वापस धरातल पर पहुँचती है, यानी उसी हाइट सेम हाइट पर पहुँचती है। तो जब यह छत पर पहुँचेगी मीनार की छत पर, उसकी वेलोसिटी यूँ जाएगी, उसकी डायरेक्शन क्यों जाएगी नीचे की तरफ। तो जो भारी वस्तु को फेंका गया था वो भी नीचे की तरफ यूँ वेलोसिटी फेंका गया था, और जब यहाँ से आगे यह नीचे आ जाएगी तो हल्की वाली वस्तु की वेलोसिटी यूँ जाएगी नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से यहाँ पर समान हाइट पर समान वेलोसिटी है, तो ये दोनों जब यानी नीचे पहुँचेगी समान हाइट तय करने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी समान होगी, क्योंकि ये एच पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से इनकी जो वेलोसिटी होगी वो दोनों की बराबर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो इनके चौथे तथा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा। इसमें क्या बताना है कि एक वस्तु है वह विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, मतलब u का मान क्या है इसका 0 है। तब आपके बताना है कि इसका जो चौथे सेकंड में और तीसरे सेकंड में तो तय की गई दूरियों का अनुपात होगा वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो निकालिए, क्या होगा आप पहले खुद से कोशिश कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला 7:5। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अलग अलग यानी इसको निकाल भी सकते हैं। पहले तो मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। हम सभी जानते हैं कि nवें सेकंड में जो तय की गई दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो ut + 1/2a और कोष्टक में होता है 2n-1 होता है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या दिया हुआ कि ये प्रारंभिक वेग इसका 0 है। तो जब विराम अवस्था से स्टार्ट करती है कोई वस्तु तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2a 2n-1 होता है। या इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि आपका जो Sn है वो किसके समानुपाती है 2n-1 है, क्योंकि एक्सीलरेशन हर वक्त समान होगा। तो इस प्रकार से आप Sn और S3 का मान निकालेंगे, ये आपको जाएगा S4/S3। तो ये मान निकालेंगे तो ऊपर वाले में तो n का मान 4 रखेंगे तो आपको हो जाएगा 2 4 -1 और नीचे क्या हो जाएगा 2 3 -1। तो इस प्रकार के 4 का 4 4 दूनी 8, तो ये 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 और नीचे 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5। तो इस प्रकार से 7/5 हो गया। दूसरा तरीका आपको ये याद रखना है, जो कोई वस्तु है वो विराम अवस्था से यानी चलना प्रारंभ करती है तो इसके पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में, यानी इन दूरियों का जो अनुपात होता है वो याद रखना 1:3:5:7:9:11:13, यानी इस प्रकार से विषम संख्याओं के अनुपात में होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं ये यानी 2n-1 पर डिपेंड करती है। तो इसमें एक पहले सेकंड में दूरी होगी, n का मान 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1, n का मान 2 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3, n का मान 4 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे 5, नहीं n का मान 3 रखेंगे तो 3, n का मान 3 रखेंगे तो 5 प्राप्त होगा, n का मान 4 रखेंगे तो 4 का 4 4 दूनी 8 -1 यानी 7 प्राप्त होगा। इस प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकंड में जो तय की गई दूरियों का अनुपात ही होता है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि चौथे सेकंड में अनुपात 7 था और तीसरे में 5, तो चौथे और तीसरे में अनुपात क्या हो जाएगा आपको 7:5।
तो इस प्रकार से दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये वाला भी याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी v1 से तय करता है तथा शेष आधी दूरी v2 से तय करता है, तो व्यक्ति का औसत वेग होगा। इसमें क्या पूछा गया कि कोई एक व्यक्ति है वो अपनी आधी दूरी यानी d/2 है वो v1 वेलोसिटी से तय कर रहा है, फिर इतनी ही दूरी यानी d/2 दूरी है वो v2 वेलोसिटी से तय कर रहा है। तो आपको बताना कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो याद रखना, जब कोई वस्तु है वह कुछ दूरी d है वो v1 वेलोसिटी से तय कर रही है, फिर उतनी ही सेम दूरी d वह v2 से तय करती है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 होती है। और दूसरा फॉर्मूला भी याद रखना, जब कोई वस्तु t समय तक v1 वेलोसिटी से तय करती है, फिर इतने ही नेक्स्ट समय तक वह v2 वेलोसिटी से दूरी तय करती है, तब इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है तब होती है आपकी v1 प्लस v2 अपॉन में 2 होता है। यहाँ पर आपको दिया हो कि प्रथम आधी दूरी और फिर उतनी ही आधी दूरी यानी जितनी दूरी v1 से तय करती है उतनी दूरी v2 से तय करेगी, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि दो कण ए तथा बी विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखाएं हैं जो समय x के साथ क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोण बनाती हैं, तो इनके वेगों का अनुपात VA/VB होगा। इसमें क्या दिया हुआ कि आपका इस प्रकार से कोई ग्राफ है वो किसके अंदर है, विस्थापन समय ग्राफ। ये आपका विस्थापन हो गया और ये आपका समय। तो दो कण है वो क्रमशः, पहला जो कण है इस प्रकार से समय जो x है उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपका A हो गया। और जो आपका B कण है दूसरा वाला, ये हो जाएगा आपका बी, ये कितने एंगल का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का बी वाला। तो आपको बताना है कि इनकी जो वेलोसिटी होगी VA/VB, इनका रेशियो क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा, यानी कि नहीं पढ़ा है तो याद रख लेना है कि जब आपका विस्थापन और समय ग्राफ दिया हुआ है तो उसके अंदर जो ग्राफ की जो स्लोप होती है, जो ढाल होती है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। यानी जो tan थीटा होता है वो किसके समानुपाती होता है, वेलोसिटी के समानुपाती है, या फिर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, या V = tan थीटा ही होता है, समानुपाती नहीं होता, इक्वली होता है ये। और ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप यहाँ से एक ट्रेंगल बनाते हैं तो t समय बाद इसका जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी निकालोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। और यहाँ से अपन जानते हैं इस ट्रेंगल के अंदर ये आपका लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan 30 के। तो इस प्रकार से जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर होती है। तो VA/VB निकाला गया है, तो आप क्या हो जाएगा, tan थीटा A अपॉन में tan थीटा B। तो इस प्रकार से थीटा A का मान रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री और B का मान कितना है, 60 डिग्री। तो ये आपको हो जाएगा tan 60 डिग्री। और हम सभी जानते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, और tan 60 का मान आपका होता है √3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आपका √3 हो जाएगा, √3 ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये भी इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, और ये आपको जाएगा 1/3। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी VA और VB का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1:3। अब आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है कि एक कार A से B तक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। इस यात्रा के दौरान कार की औसत चाल होगी। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कोई एक कार है वो A से B तक जाती है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 20 किलोमीटर पर आवर, फिर इतनी ही यानी कि दोबारा से B से स्टार्ट करती है, A तक पहुंच जाती है और वो आती है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो आपको बताना है कि इस कार की जो औसत चाल होगी, एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, 25 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, या 5 किलोमीटर पर आवर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु कोई दूरी है d वह v1 वेलोसिटी से तय करती है, फिर वह उतनी ही दूरी यह v2 वेलोसिटी से तय करती है, तो इसकी जो एवरेज स्पीड होती है, औसत चाल होती है, वो मैंने आपको बताई थी कि 2v1 v2 अपॉन में v1
प्लस v2 होती है। तो यहाँ पर ये क्या करे कि यह 20 किलोमीटर से जा रही, मतलब चली गई, मान लें इनकी दूरी d है, फिर यह वापस आती है, नहीं उतनी ही दूरी है 30 की स्पीड से तय कर रही है। तो मतलब यही फॉर्मूला लगेगा। इसमें जो v1 का मान हुआ आपका कितना हो जाएगा 20, तो ये जाएगा 2 गुना 20, और v2 का मान कितना हो जाएगा 30, और अपॉन में इनका योग कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 3 का 3, 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12, और 2 जीरो यानी 1200 अपॉन में 50। ये हो जाएगा अब 0, 5 का 5, 5 दूनी 10, और ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20, तो 5 चौक 20, 24। तो इस प्रकार से निकल कर आएगा आपका 24 किलोमीटर पर होवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी यदि कोई कार है वो 20 किलोमीटर से जाती है और 30 किलोमीटर से वापस आती है, तो इसकी जो औसत चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर होवर। अब आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक विमीय गति है। आपको बतानी है कि यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है पृथ्वी पर उतरते हुए हवा की जहाज की गति, दूसरा है सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी की गति, तीसरा चलती हुई ट्रेन के पहियों की गति, या सीधे मार्ग पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति। इनमें से बताना कि कौन सी यानी कि एक विमीय गति है, यानी वन डायमेंशन मोशन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी सीधे रेल मार्ग पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वन डायमेंशन मोशन हो जाएगी। क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ कि जो हवा की जहाज है वो पृथ्वी पर उतर रही है, तो वो कैसे उतरती है कि यानी कि धीरे धीरे नीचे आती है और आगे बढ़ती रहती है, नीचे भी आती है, आगे बढ़ती रहती है। जैसे ही पृथ्वी पर वह रहती है फिर वह यानी एक स्ट्रेट लाइन में गति करने लग जाती है। तो जब वह धीरे धीरे नीचे आती है तो वहाँ पर अपन देखते हैं कि वह आगे यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है और नीचे भी आ रही है यानी माइनस वाई डायरेक्शन में जा रही है, यानी 2 विमाएँ चेंज हो रही हैं। तो ये आपकी हो जाएगी 2D मोशन हो जाएगी। इसी प्रकार से बी वाला ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये आपका सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये इसके चारों ओर इस प्रकार से गति करता है यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जहाँ से कण है वो देखो कुछ यानी यहाँ से नीचे भी आया तो यानी कि नीचे भी जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद दोबारा से यह यहाँ पर पहुँचने के बाद ऊपर जाने लग जाता है, यहाँ तक ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से आने के बाद दोबारा नीचे आएगा और इस डायरेक्शन में चलेगा। तो यानी यह ऊपर नीचे और दाएं बाएं इस प्रकार से गति कर रहा है, दो विमान में गति कर रहा है। तो ये भी आपकी 2D मोशन हो जाएगी। यह है चलती हुई ट्रेन के पहियों की गति। जो ट्रेन के पहिए होते हैं वो क्या करते हैं, वर्तीय गति भी करते हैं और साथ के साथ आगे भी बढ़ते जाते हैं। तो इनकी गति होती है वो इस प्रकार से होती है। तो जहाँ पर वर्तीय गति और रेखीय गति दोनों गति शामिल हो तो वो आपकी कौन सी होती है, लोटनी गति होती है। तो याद रखना ये जो ट्रेन के पहिए होंगे वो लोटनी गति करेंगे, और जो ट्रेन है वो सीधे रेल मार्ग पर जा रही है इस प्रकार से, तो यह एक ही दिशा में गति कर रही है। तो ये आपकी हो जाएगी एक विमीय गति, वन डायमेंशन मोशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे रेल मार्ग पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि सरल रेखा में गतिमान एक कण 10 सेकंड पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। यदि कण द्वारा इस समय में कुल 30 मीटर की दूरी तय की गई हो तो कण की गति के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको एक कण है वो 10 सेकंड पश्चात यानी सरल रेखा में गति कर रहा है और 10 सेकंड पश्चात दोबारा अपनी प्रारंभिक यानी कि है अवस्था पर पहुंच जाता है, उसी दूरी यानी स्थान पर पहुंच जाता है, और समय कितना ले रहा है 10 सेकंड। और आपको बताना है कि इस समय में इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी है 30 मीटर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन आपके लिए असत्य है। कण का विस्थापन 0 है, दोस्तों बिल्कुल सही है क्योंकि कण यहीं से स्टार्ट किया था, मूल अवस्था पर वापस आ गया। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है 0, तो ये हो गया विस्थापन आपका 0, बिल्कुल सही है। बी वाले में क्या दिया होगा, कण का औसत वेग 3 मीटर पर सेकंड है। तो इसका जो औसत वेग नहीं सॉरी दोस्तों औसत चाल, तो चाल दोस्तों याद रखना चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पर कितनी है 30 और समय कितना है 10 है, तो इसकी जो चाल हो जाएगी वो आपके 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये भी आपका बिल्कुल सही है 3 मीटर पर सेकंड। और सी वाले ऑप्शन में दिया कि कण का विस्थापन 30 मीटर है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो कण का विस्थापन है वो कितना है 0 है, यानी मूल अवस्था से चल रहा है फिर उसी अवस्था पर वापस आ गया। तो इसका जो विस्थापन 30 की बजाय क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि ये वाला सही होगा और ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 9th का क्वेश्चन। 9th के क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात होगा। इसमें आपको बताना है कि आपका जो औसत वेग है, औसत वेग और अपॉन में औसत चाल, ये हो गई आपकी औसत चाल, इनका जो रेशियो है वो आपको बताना कि 1 होगा या 1 से कम होगा, और यानी इकाई तथा इकाई से कम, या इकाई तथा इकाई से अधिक, या इकाई से कम होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
दोस्तों याद रखना, जो वेग होता है वो किस पर निर्भर करता है, डिस्प्लेसमेंट पर, और जो चाल होती है वो किस पर निर्भर करती है, दूरी पर। तो हम सभी जानते हैं कि जो विस्थापन होता है या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होता है। यानी जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, उस कंडीशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस है, डिस्टेंस के बराबर होता है, यानी दूरी विस्थापन के बराबर होती है। जब कोई वस्तु वर्तीय गति कर रही है या किसी अन्य पथ पर गति कर रही है, उस कंडीशन में आपका जो विस्थापन होता है वो किससे कम होता है, दूरी से कम होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब यानी कि इनकी दूरी और विस्थापन यानी कि एक दूसरे के बराबर होंगे, तब आपकी जो वेलोसिटी और चाल है वो एक दूसरे के बराबर होंगी। तो उस कंडीशन में तो इनका रेशियो क्या होगा, इकाई 1 प्राप्त होगा। जब इनका जो विस्थापन है वो समय यानी कि है दूरी से कम है, तो विस्थापन कम है, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, चाल से कम हो जाएगी। अब यदि वेग का मान यदि चाल से कम है, तो वेग का मान कम है और चाल का मान ज़्यादा है, तो कम क्वांटिटी के अंदर यदि ज़्यादा क्वांटिटी यानी कम संख्या में यदि ज़्यादा संख्या से यदि डिवाइड करते हैं, तो हमेशा किससे प्राप्त होता है, 1 से कम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वेग और चाल का रेशियो हो जाएगा वो या तो यानी जो वेलोसिटी और जो चाल का जो रेशियो होगा वो या तो 1 के बराबर होगा या कम होगा, किससे, 1 से। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इकाई अथवा इकाई से कम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर गति के प्रथम आधे समय में v1 वेग से तथा अगले आधे समय में v2 वेग से गति करता है, तो व्यक्ति का औसत वेग v होगा। इसमें क्या बताना है कि कोई एक व्यक्ति है, वह आधे समय में यानी t/2 समय में v1 वेलोसिटी से गति कर रहा है और अगले उतने ही आधे समय में यानी v2 यानी t/2 समय में v2 वेग से गति कर रहा है। तो आपको बताना कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v एवरेज। तो याद रखना, जब कोई वस्तु t समय में यदि किसी समय में v1 से गति कर रही है, फिर उतने ही समय में यदि वह v2 वेलोसिटी से गति करती है, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो v1 प्लस v2 अपॉन में 2 होती है। यदि मैंने आपको पहले बता भी दिया, यदि कोई वस्तु समान दूरी है, वो दो समान दूरी वह अलग अलग वेलोसिटी से तय कर रही है, तो उनका जो एवरेज वेलोसिटी होती है वी ए वी, वो क्या होती है, 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2 होती है। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, जब यानी कि है समान समय में अलग अलग वेलोसिटी से गति कर रही है, तो इस समय इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2 अपॉन में 2, क्योंकि t/2 समय में v1 फिर उतने ही t/2 समय में v2 से गति कर रही है, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के क्वेश्चन में बताना है कि किसी वस्तु की एक सरल रेखीय गति जो कि दिए गए ग्राफ में प्रदर्शित है, तो इसके लिए निम्न में कौन सा विकल्प सही है। यानी आपको यहाँ पर एक ग्राफ दी हुई है, इसके अंदर कोई यह कण की गति को प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको बताना कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहले वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि वस्तु O से A तक नियत रूप से बढ़ते हुए वेग से गति करती है तथा फिर नियत वेग से गति करती है। यानी O से A तक यह बढ़ते हुए वेग से गति, यानी इसका वेग बढ़ रहा है। उसके बाद में क्या है कि ये नियत वेग से गति कर रही है, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि इसका जो वेग है वो बाद में कम हो रहा है, फिर यहाँ पर और वेग चेंज होगा, यहाँ पर और वेग कम हो गया, तो इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाएगा। बी वाले में दिया हुआ है वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है। दोस्तों वस्तु का वेग एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो यानी कि सरल रेखा में गति है, फिर अचानक से वेलोसिटी का मान कम हुआ है, फिर दोबारा से वेलोसिटी का मान कम हुआ है, एक समान रूप से बढ़ता रहता, तो इसका जो समय और विस्थापन का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता, इस प्रकार से, यानी विस्थापन और समय की स्लोप यानी कि लगातार बढ़ती रहती। लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि लगातार नहीं बढ़ रही है, इस प्रकार से चेंज हो रही है, बल्कि यहाँ पर स्लोप बढ़ नहीं है बल्कि कम हो रही है, क्योंकि ये जो असली ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा, ये टी और एस, टी को हमेशा इधर लेते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो पहले यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर स्लोप कम हो गई तो वेलोसिटी कम हो गई, स्लोप और यानी कि नेगेटिव हो गई तो वेलोसिटी कम हो गई, नेगेटिव हो गई, फिर और नेगेटिव हो गई स्लोप, तो इसकी वेलोसिटी का मान और नेगेटिव हो गया, तो ये वाला भी गलत है। सी वाला क्या है कि वस्तु का औसत वेग शून्य है, ये जी बिल्कुल सही है, औसत वेग का शून्य है, क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि वस्तु t बराबर 0 पर यानी कि है एस कितना था 0, और t समय के बाद यदि इसका विस्थापन देख रहे हैं अपन, विस्थापन कितना है 0, यानी जो विस्थापन है वो t बराबर 0 पर 0 था और यह विस्थापन बढ़ के दोबारा 0 हो गया, तो इसका जो विस्थापन 0 होने के कारण इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 0। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला।
और डी वाला ऑप्शन दिया हुआ कि दिया गया ग्राफ असंभव है, यानी संभव ही नहीं है। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि दिया हुआ ग्राफ संभव है। असंभव कौन सी कंडीशन में नहीं होता है दोस्तों? जब इस टी का मान बढ़कर दोबारा घट रहा हो, यानी कि विस्थापन का मान आपका बढ़कर दोबारा घट सकता है, लेकिन समय का मान, यदि ये ग्राफ आपका इस प्रकार से होता, एस यहाँ पे होता और टी यहाँ पर होता, वो ग्राफ को ये देता था, तो ये ग्राफ आपका क्या था? असंभव था, क्योंकि टी का मान बढ़ने के बाद दोबारा कभी नहीं घटता, उल्टी घड़ी कभी नहीं चलती। तो हमेशा विस्थापन का मान आपका नेगेटिव हो सकता है, लेकिन समय का मान कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये भी आपका बिल्कुल यानी कि रॉन्ग गलत हो जाएगा, क्योंकि यह ग्राफ बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 के क्वेश्चन में आपको बताना है कि तय किए गए विस्थापन एवं दूरी के अनुपात का आंकिक मान होगा 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से कम, 1 के बराबर अथवा 1 से अधिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका मैंने पहले बता दिया कि जब कोई वस्तु स्ट्रेट मोशन में गति कर रही है, चल रेखीय में गति होती है, तो उस समय विस्थापन और दूरी का जो मान होता है बराबर होता है। तो उस कंडीशन में जो विस्थापन और दूरी का जो रेशियो होगा वो 1 होगा। और जब यह किसी अन्य पथ पर या वर्तीय पथ पर गति कर रही है, उस कंडीशन में जो आपका विस्थापन होता है वो कम होता है दूरी से। तो उस कंडीशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट और दूरी का जो रेशियो होगा वो किससे कम होता है? 1 से कम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विस्थापन और दूरी का जो अनुपात का आंकिक मान है वो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपका 13 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको बताना कि निम्न में से असत्य कथन है। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना कि सत्य कथन कौन सा है, सत्य बताना, ट्रू कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको बताना है। तो पहले वाले में दिया हुआ कि किसी पिंड का वेग शून्य होने पर उसका त्वरण शून्य हो, यह आवश्यक नहीं है। बी वाला, किसी पिंड का वेग शून्य होने पर त्वरक निश्चित रूप से शून्य होगा। या कोई पिंड जब एक समान चाल से गति करता है तब उसका त्वरण एक समान होगा। या कोई पिंड एक समान वेग से गति करता है तो उसका त्वरण शून्य होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी ज़रूरी नहीं है कि किसी यदि वेलोसिटी जीरो है तो उस कंडीशन में उसका मान जीरो ही हो, यानी कि यानी कि और भी कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जब कोई वस्तु ऊपर जाकर वापस नीचे आती है तो उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का मान तो जीरो होता है, लेकिन इसका जो एसिलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो क्या होता है? जी होता है, यानी कि एसिलरेशन जीरो नहीं होता है। तो पहले वाले ऑप्शन में यही दिया हुआ है कि किसी पिंड का वेग शून्य होने पर उसका त्वरण शून्य हो, यह आवश्यक नहीं है। यानी यदि किसी पिंड का वेलोसिटी का मान यदि जीरो है तो आवश्यक नहीं है कि उसका एसिलेशन भी आपका जीरो हो, यानी उसका एसिलेशन कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और अन्य मान भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि किसी पिंड का वेग शून्य होने पर त्वरण निश्चित रूप से शून्य होगा, यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यही केस रहा कि वेग का मान शून्य होने पर ए का मान निश्चित नहीं है कि शून्य ही हो। यहाँ पर ये क्या करेगा? निश्चित रूप से शून्य होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सी वाले में दिया हुआ कि जब कोई पिंड जब एक समान चाल से गति करता है उसका त्वरण एक समान होगा। इसमें क्या किया कि यदि चाल आपकी कांस्टेंट है, एक समान है, तो आपका एक्सीलरेशन भी आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा, एक समान होगा। तो यह गलत है, क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन होता है वो वेलोसिटी पर निर्भर करती है। और हम जानते हैं कि चाल का मान समान होने पर वेलोसिटी का मान अलग हो सकता है, क्योंकि जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर है, किसी अन्य यानी डायरेक्शन चेंज कर रही है और उसकी जो चाल है, स्पीड, वो आपकी हमेशा समान है, 30 मीटर पर सेकेंड ही मान लेते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन यानी हर बार चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका एसिलेशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एसिलेशन होता है v/t। तो यदि चाल समान है तो इसका जो त्वरण है वो भी हमारा समान हो, या जरूरी नहीं है, क्योंकि त्वरण का मान परिवर्तित हो सकता है। त्वरण का मान चाल पर डिपेंड न करके वेलोसिटी पर निर्भर करता है। डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, जब कोई पिंड असमान वेग से गति करता है तो उसका त्वरण शून्य होगा। इसमें क्या दिया हुआ कि कोई पिंड है वो असमान वेलोसिटी से गति कर रहा है, यानी वेलोसिटी का मान चेंज हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी v2 था और यहाँ पर v1 है, यानी बाद में v1 होगा, बढ़ गया या कम हो गया। तो उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन का मान शून्य होगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि त्वरण में परिवर्तन हो, यानी वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर 100% कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगा, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब है 14 का क्वेश्चन है। इसमें बताना कि एक कण स्थिर अवस्था से 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करता है। तो यदि प्रथम 10 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी s1 हो तथा अगले 10 सेकंड में चली गई दूरी s2 हो, तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई पिंड गति कर रहा है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, तो उसके पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड और चौथे सेकंड, इन सेकंड के अंदर जो दूरियों का अनुपात होता है वो 1:3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 11 अनुपात होता है। इस प्रकार से ये अनुपात याद रखना आपको इस प्रकार से दे दिया जाए। जब कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, पहले n सेकंड में वह कोई दूरी तय करती है, फिर अगले n सेकंड में और कोई दूरी तय करेगी, फिर अगले सेकंड में और कोई दूरी, यानी अगले समान समय के अंतराल में जो दूरियों का अनुपात होता है उनका अनुपात भी यही होगा। यानी एग्जांपल के लिए पूछ रहा जाए, प्रथम 2 सेकंड में यदि वह s दूरी करती है और अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करती है, अगले 2 सेकंड में दूरी उसकी s3 है, तो इनका जो अनुपात होगा वो भी 1:3 अनुपात और 5 अनुपात यही होगा। यदि आपको पूछ लिया जाए यानी प्रथम 10 सेकंड में s1, अगले 10 सेकंड में s2, अगले 10 सेकंड में s3 दूरी तय करती है, तो उनका रेशियो भी यही होगा 1:3 1:5, यानी 3:5 है। तो इस प्रकार से हमें दिया हुआ कि यह प्रथम 10 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी s1 है, अगले सेकंड में जो चली गई दूरी है वो कितनी है, s2 है। तो इस प्रकार से जो s1 और s2 का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, या s1 अपॉन में s2 का मान है वो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से जो s1 है वो आपका क्या हो जाएगा, s2/3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक पिंड का विस्थापन उसके द्वारा लिए गए समय की तृतीय घात के समानुपाती है, तो इस पिंड के त्वरण का परिणाम होगा। इसमें क्या पूछा गया है कि कोई एक पिंड है, उसका जो विस्थापन है वो समानुपाती है समय की तृतीय घात के, यानी t³ के समानुपाती है। तब आपको बताना कि पिंड का त्वरण का परिणाम होगा, समय के साथ घटेगा, समय के साथ बढ़ेगा, या नियत होगा पर शून्य होगा, या शून्य होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, समय के साथ बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें विस्थापन दिया हुआ है। ये हम सभी जानते हैं जो वेलोसिटी होती है वो आपकी क्या होती है, dx अपॉन में dt होती है। तो इसी प्रकार से इसका अपन अवकलन करेंगे तो जो वेलोसिटी है वो आपकी किसके समानुपाती हो जाएगी, ये हो जाएगा 3t² हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं जो एक्सीलरेशन होता है वो dv अपॉन में dt होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो एक्सीलरेशन है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, ये तो आ क्या जाएगा, ये हो जाएगा 60। इसका अवकलन करेंगे तो एक्सीलरेशन है वो 60 के समानुपाती है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एक्सीलरेशन का मान बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि तो आपका विस्थापन है वो समय की तृतीय घात के समानुपाती है, तो उसका जो समय है, नहीं, जो त्वरण है वो समय के साथ बढ़ेगा, यानी कि इसके समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अनेक बलों के प्रभाव में किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा जब, यानी आपको क्या बताया गया कि कोई एक पिंड है उस पर अनेक बल कार्य कर रहे हैं, तो इन बलों के प्रभाव में इसका एक्सीलरेशन आपको क्या है बताना, शून्य है, इसके अंदर इसका त्वरण उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ बताना क्या होगा कि आपका जो पिंड है वो बिल्कुल बहुत हल्का हो, या पिंड बहुत ज़्यादा भारी हो, या पिंड का जो द्रव्यमान हो बिंदु द्रव्यमान हो यानी लगभग नगण्य हो, या आरोपित सभी बलों का सदिश योग शून्य हो। याद रखना जो आपका बल का जो फॉर्मूला आता है वो आपका क्या होता है, एम ए होता है। तो यहाँ से ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एम हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आप द्रव्यमान को यदि हल्का ज़्यादा करोगे या इसका मान शून्य रखोगे तो उल्टा त्वरण का मान बढ़ेगा, और शून्य रखोगे तो त्वरण का मान आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्वरण की यानी मास का तो छोड़ दो, यदि इसका बल का मान शून्य हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, त्वरण का मान भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि इस पर आरोपित जितने भी बल हैं उन सभी बलों का सदिश योग यदि आपका शून्य हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। बाकी ये सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आरोपित सभी बलों का यदि सदिश योग शून्य है यानी एफ वेक्टर आपका क्या है, 0। तो इस प्रकार से एक्सीलरेशन है वो आपका एफ अपॉन में एम के थ्रू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमें यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 17 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया कि गतिशील पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से, दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल से, वेग समय ग्राफ की ढाल से, या दूरी समय ग्राफ की ढाल से।
आपको बताना कि कोई एक पिंड गतिशील है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आपको दिया हुआ है एक तो विस्थापन और समय के बीच के ग्राफ, दूसरी दी हुई है वेलोसिटी और समय के ग्राफ, ये ग्राफ दी हुई है। तो आपको बताना कि इस वाली ग्राफ के यानी जो क्षेत्रफल है इससे निकाल पाओगे, या इसकी जो स्लोप है इससे, या विस्थापन समय ग्राफ का जो एरिया है उससे, या इसकी स्लोप से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी वेग और समय के ग्राफ की जो स्लोप होगी उससे निकालते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं एक्सीलरेशन होता है आपका v अपॉन में t होता है। यहाँ पर इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, यदि ये वाला आपका v है, ये t है और ये आपका टेन थीटा है, तो इसकी स्लोप क्या होगी टेन थीटा, और वो क्या हो जाएगी आपकी v अपॉन में t, जो कि एक इसके बराबर होती है त्वरण की। तो इस प्रकार से वेग समय ग्राफ के जो ढाल होती है वो याद रखना, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, त्वरण को करती है। और बल्कि विस्थापन और समय की जो ये ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को। इसका जो एरिया है वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन जो वेलोसिटी और समय का जो एरिया है वो याद रखना, वो किसको करता है, विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि विराम अवस्था से चलकर एक कण प्रथम 2 सेकंड में x दूरी तथा अगले 2 सेकंड में y दूरी चलता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कोई यानी पिंड है वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है जब वह nवें सेकंड में x दूरी तय करता है, और अगले n सेकंड में भी आप यानी s1 और यहाँ पर s दूरी तय करता है, और अगले x सेकंड में s3 दूरी तय करता है। तो इन सभी का अनुपात होता है 1:3, अनुपात 5, अनुपात आगे भी आप निकाल सकते हो 7, 9, 11, इस प्रकार से होता है। आपको प्रथम यानी x और प्रथम 2 सेकंड में यानी प्रथम 2 सेकंड में यदि x दूरी कर रहा है और अगले 2 सेकंड में y दूरी तय कर रहा है, तो x अनुपात जो y का रेशियो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो x अपॉन में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। तो इस प्रकार से 3x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, y इज इक्वल टू 3x। अब देखते हैं आपका 19 का क्वेश्चन। 19 का क्वेश्चन पूछा कि निम्न कथनों में से असत्य कथन है। यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा कथन आपका असत्य है, गलत है। पहले वाला ऑप्शन दिया हुआ कि किसी पिंड का वेग त्वरित होते हुए भी शून्य हो सकता है, यानी कोई आपका पिंड है उसका जो वेग है वो त्वरित होते हुए भी शून्य होता है, यानी एक का मान यानी कुछ हो सकता है, यानी जी या कुछ भी यानी मान है, उसके बावजूद भी आपकी वेलोसिटी का मान शून्य हो सकता है। तो आपका सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब कोई पिंड ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के दौरान इसकी वेलोसिटी का मान तो आपका क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सीलरेशन होता है वो आपका क्या होता है, जी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वेग आपके क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी वेलोसिटी का मान क्या है, जीरो। तो ये बिल्कुल सही है। बी वाला ऑप्शन है कि किसी पिंड की चाल परिवर्तनीय होते हुए भी उसका वेग नियत हो सकता है, ये आपका गलत है। क्योंकि दोस्तों कोई पिंड है यदि उसकी चाल ही परिवर्तित हो रही है तो वेलोसिटी तो आपकी परिवर्तित होगी, क्योंकि वेलोसिटी किस पर निर्भर करती है, एक तो चाल पर निर्भर करती है, और एक जो है हमारा कण है वो किस डायरेक्शन में गति कर रहा है। यदि डायरेक्शन का मान चेंज होगा तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, यदि चाल का मान स्पीड का मान चेंज हो रहा है तो भी आपकी वेलोसिटी का मान चेंज होगा। तो इस प्रकार से गलत होगा, क्योंकि यदि पिंड की चाल परिवर्तनीय है तो इसका वेग भी क्या होगा, आपका परिवर्तनीय होगा, यानी नियत नहीं होगा। सी वाले में क्या दिया हुआ है, किसी पिंड का वेग परिवर्तनीय होते हुए भी उसकी चाल नियत हो सकती है। ये बिल्कुल सही है कि किसी पिंड का वेग है वो परिवर्तनशील है, उसकी चाल नियत है। क्योंकि यदि कोई पिंड है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन यदि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब उस कंडीशन में चाल तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन में चेंज होने के कारण क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो वेग परिवर्तनीय होते हुए भी उसकी चाल नियत हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। डी वाले में क्या दिया हो कि किसी पिंड का त्वरण नियत होते हुए भी वेग की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, ये भी सही है दोस्तों। यदि आपका किसी जो पिंड है उसका जो त्वरण है वो नियत है तो उसकी जो वेलोसिटी का मान है यानी वेग की दिशा वो परिवर्तन हो सकती है। इसी कंडीशन में देख लेते हैं, यानी पहले वेग आप जो कण ऊपर की ओर जा रहा था और इसका त्वरण कितना जी लगा हुआ है,
जब ये वापस यहाँ पर इस कंडीशन में देखते हैं कि इस वेलोसिटी ऊपर थी, यहाँ पर जीरो होकर यहाँ पर चेंज हो गई, नीचे की तरफ हो गई, लेकिन इसकी जो जो एसिलेरेशन है वो आपका चेंज नहीं हुआ है, बल्कि जी ही है। तो इस प्रकार से वेग की दिशा परिवर्तित हो सकती है, और लेकिन उस यदि आपका त्वरण का मान नियत हो, यानी कि ये कंडीशन सही हो सकती है, तो ये भी कथन आपका सत्य है। तो असत्य वाला कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक व्यक्ति की 3 प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां अक्ष अक्ष के अनुदिश दी गई हैं, तो कौन सा युग्म ऋणात्मक विस्थापन को दर्शाता है। यानी यहाँ पर आपको 3 स्थिति दी हुई हैं। पहली स्थिति क्या है कि ये पहले तो -8 मीटर है और फिर चला जाता है 7 मीटर पे। दूसरी स्थिति क्या कह रही है, पहले यह है 7 मीटर पे होता है और उसके बाद में आ जाता है ये -3 मीटर पे, और एक कह रहा है कि यह -7 मीटर पे होता है और फिर चला जाता है 3 मीटर पे। तो आपको बताना कि कौन सी स्थिति के अंदर इसका जो विस्थापन है वो ऋणात्मक होगा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या पहला या तीसरा। दोस्तों यहाँ पर विस्थापन कैसे निकाला जाता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है आपका x2 - x1 होता है। तो पहले वाले में देखते हैं x2 आपका कितना है 7, x2 आपका 7 है माइनस है, और x1 कितना है -8 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है पॉजिटिव। तो पहले वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी पहला है और इसमें भी दोस्तों पहले नेगेटिव है, नेगेटिव वाला आपका पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, तो 3 वाला भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि यहाँ पर यदि बी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे S2 का मान आपको हो जाएगा -3 और -x1 का मान हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा -10। तो ये जो दूसरी स्थिति है इसके अंदर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो क्या है, ऋणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कण की गति के लिए वेग तथा समय के मध्य बनाए गए ग्राफ के वक्र तथा समय अंतराल t1 व t2 के बीच का क्षेत्रफल, कण का संवेग, कण का विस्थापन, कण का त्वरण, कण के वेग में परिवर्तन या कण पर बल। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी है और जो समय है उसकी जो ये स्लोप होती है, इसकी जो ये स्लोप होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एसिलरेशन को, त्वरण को। और इसका जो एरिया होता है, मान लेते हैं ये T1 से लेकर के और T1 से T2 के बीच का जो एरिया पूछा गया है, तो ये एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, विस्थापन को, समय यानी विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है डी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इसको आप नोट कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो कण ए तथा बी के लिए वेग समय आरेख चित्र में प्रदर्शित हैं, तब ए और बी का त्वरण होगा। इसमें क्या दिया कि वेलोसिटी और समय का कोई एक ग्राफ दिया हुआ है। तो जो ए है वो 25 डिग्री का कोण बना रहा है और जो बी है वो वाई के साथ 40 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको बताना कि इनका जो एक्सीलरेशन का अनुपात क्या होगा, यानी ए अपॉन में ए बी क्या होगा। तो यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है 25। तो मैंने बताया था कि वेलोसिटी और जो टी का जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो समय के साथ अक्ष के साथ जो एंगल बनाता है उसकी जो स्लोप होती है, ढाल होती है, वो क्या करती है, इसकी त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो इनका रेशियो जाएगा 10/25 अपॉन में ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल आपको जाएगा 40 है, तो ये टोटल 90 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 90 - 40, ये हो जाएगा 50। तो एंगल आपका कितना होगा 50 डिग्री। तो ए बी क्या हो जाएगी आपकी 10/50 है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, 10/25 से 10/50 के अनुपात में। दोस्तों कई क्या करेंगे डायरेक्ट, यानी कि 40 रख देंगे, 10/25 से 10/40 कर देंगे, ये नहीं होगा, याद रखना ही होगा 50 वाला, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए न कि ये वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपका 23 का क्वेश्चन। 23 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर v0 वेग से फेंका जाता है तब इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h है। तो अधिकतम ऊंचाई को 3 गुना करने के लिए गेंद को फेंकने का वेग होना चाहिए। इसमें क्या दिया हुआ कि जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है और वे फेंका जाता है v0 से, तब इसके द्वारा प्राप्त जो हाइट है वो क्या है, h ऊंचाई तक जाता है। अब आपको बताना कि इसको कितनी वेलोसिटी से फेंके यहाँ पर, जिससे कि इसकी जो हाइट है वो आपकी 3 गुना हो जाए, 3h हो जाए। तो आपको याद रखना जब कोई वस्तु को v वेग से फेंकते हैं तो उसकी जो हाइट का फॉर्मूला होता है
वो v² / 2g होता है, या किसी वस्तु को h हाइट तक पहुंचाना है तो उसको किस वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो वो आपको होता है √2gh होता है। ये एक ही फॉर्मूला है, ये v का मान इसको इधर 2g को इधर ले जा करके और अनरूट करके निकाला गया है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो वेलोसिटी है वो किसके समानुपाती है, h के। यानी यदि इसको h हाइट तक फेंकने के लिए एच आई तक पहुंचाना है तो इसको वी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। यदि एच का मान और बढ़ाएंगे तो वी वेलोसिटी का मान किस प्रकार से बढ़ेगा, वो इसके समानुपाती होता है √h के। तो इस प्रकार से आपका v1/v2 है वो आपका क्या हो जाएगा, √के h1/h2। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ कि पहले अपन इसको v0 से फेंकते हैं और h तक जाती है, तो v1 का मान आपके क्या हो जाएगा v0, और v2 का मान हमें निकालना है तो ये v2 रहेगा। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1 का मान h दिया हुआ है और बाद में इसको कितनी हाइट तक पहुँचाना है, 3h तक पहुँचाना है। तो इस प्रकार से h से h कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/√3। तो इस प्रकार से जो v2 है वो क्या हो जाएगा, जो √3 है बटे वाला इधर आएगा तो √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 v0। तो वस्तु को 3h हाइट तक पहुंचाने के लिए जो वेलोसिटी की आवश्यकता होगी वो कितनी हो जाएगी, √3 v0। तो याद रखना जो वेलोसिटी है वो किसके समानुपाती होती है, √h के। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि एक समान त्वरण a से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई वस्तु का प्रभावी त्वरण होगा। इसमें क्या बताना है कि कोई एक वस्तु है वो ए त्वरण से ऊपर फेंकी जा रही है, इनकी ए त्वरण से का कोई ऊपर बल लगाया जा रहा है, ए त्वरण दिया जा रहा है उसको ऊपर। तो इसके अंदर बताना है कि आपका जो प्रभावी त्वरण होगा ए नेट क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं नीचे हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या लगता है, जी लगता है। और यदि इसको ए त्वरण से ऊपर भेज रहे हैं तो मतलब इस पर जो बल लगेगा वो आपका कितना हो जाएगा, ma, और नीचे की जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, आपका mg हो जाएगा। तो इस पर जो नेट बल हो जाएगा विपरीत डायरेक्शन में है, तो जो आपका एफ नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ma-mg हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की जा रहा है, ये विपरीत डायरेक्शन में है ये। तो इस प्रकार से जो ये एफ नेट है ये किसके बराबर हो जाएगा, ma नेट के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ma-mg, m से m कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका ए नेट हो जाएगा वो आपका a-g हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई वस्तु को अपन ए त्वरण से यानी कि ए4 त्वरण वाला कोई ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो नेट त्वरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a-g होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताना कि m1, m2 तथा m3 द्रव्यमान की तीन भिन्न प्रकार के घर्षण विहीन मार्गों पर एक ही बिंदु O से यानी विराम से गिरना प्रारंभ करती हैं तो पृथ्वी पर पहुंचने पर उनके वेगों का अनुपात होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ कि आपके m1, m2 और m3 तीन यानी कि है द्रव्यमान है और इनके द्रव्यमान भी अलग अलग हैं। आपको क्या किया गया है कि इन तीनों को भिन्न भिन्न मार्ग से, एक को तो मान लेते हैं थीटा के और दूसरा जो है उसको थीटा 2 के यानी नत समतल से गिराया गया है, और एक है उसको डायरेक्ट गिरा दिया गया है। तो आपको बताना कि जब ये पृथ्वी तल पर पहुंचते हैं तब इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनकी वेलोसिटी का अनुपात कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु को अपन नीचे गिराते हैं तो कोई भी मार्ग से गिराया जाता है वह पथ पर निर्भर नहीं करती है। पृथ्वी तल पर जब पहुंचते हैं तो उनकी वेलोसिटी का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो इस प्रकार से तीनों समान वेलोसिटी से पहुंचेंगे और उनका जो रेशियो हो जाएगा वो आपको जाएगा 1:1:1:1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसी वस्तु को यूं वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। यानी कोई वस्तु है उसको यूं वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका गया है, तो आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा कथन सत्य है। उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण दोनों शून्य होंगे। आपको बताने की ये जो उच्चतम बिंदु है यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो होगी या जो त्वरण है वो भी जीरो होगा। तो ये आपका गलत है, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी का मान तो जीरो होगा लेकिन जो त्वरण का मान है वो आपका किसके बराबर होगा, जी के बराबर होता है। तो यह कि आपका असत्य हो जाएगा। बी वाला क्या दिया हुआ है, उच्चतम बिंदु पर वेग अधिकतम तथा त्वरण शून्य होता है। उच्चतम बिंदु पर आपको क्या दिया कि वेग तो आपका मैक्सिमम होगा और जो त्वरण है वो आपका शून्य होता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेग तो आपका शून्य होता है और जो त्वरण होता है वो आपका क्या होता है, जी होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी वाले में क्या दिया कि उच्चतम बिंदु पर वेग अधिकतम तथा त्वरण जी होता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि वेग अधिकतम नहीं होता, वेग क्या होता है आपका शून्य होता है उच्चतम बिंदु पर। डी वाला क्या दिया हुआ है, उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य तथा
अधिकतम ऊंचाई यू स्क्वायर अपॉन में जी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु को यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकता है तब जो हाइट करती है उसका जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन में 2g होता है। या अपन कहते हैं कि कोई वस्तु को h हाइट पर पहुंचाना है तो उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए, तो v इज इक्वल टू वो होता है वो √2gh होता है। तो यहाँ से h इज इक्वल टू निकालेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2g होगा। तो u स्क्वायर अपॉन में 2g क्या होगी, आपकी अधिकतम ऊंचाई होगी, बिल्कुल सही है। और उच्चतम बिंदु पर वेग आपका क्या है, शून्य है, उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य है, तो वो भी आपका सही है। तो जो सत्य कथन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड ये वाला हो जाएगा राइट। 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना कि किसी वस्तु को h1 तथा h2 ऊंचाई तक गिराने में लगने वाले समय क्रम से t1 व t2 हो तो t1 अनुपात t2 होगा। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ कि कोई वस्तु है, एक वस्तु को h1 ऊंचाई से गिराया जा रहा है और दूसरी वस्तु को h2 ऊंचाई से गिराया जा रहा है। तो इनको जो लगने वाला समय है t1 अनुपात t2, यानी यहाँ पर t1 लग रहा है, यहाँ पर t2 लग रहा है, तो इनका रेशियो क्या होगा। तो याद रखना किसी वस्तु h को नीचे गिराया जाता है तो उसमें जो लिया गया समय t इज इक्वल टू वो आपका क्या होता है √2h अपॉन में g होता है। वो मैंने आपको पहले बताया था, यानी जब स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराई जाती है। जब किसी स्लोप वाले डाल यानी थीटा पर गिराया जाता है उस कंडीशन में जो t है वो आपका क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा √2h अपॉन में g होता है। यहाँ पर इसको क्या है कि बिल्कुल यानी ऊर्ध्वाधर नीचे गिराया गया है, तो उस कंडीशन में जो आपका समय है वो किसके पर निर्भर कर रहा है, ऊंचाई पर। t किस पर समानुपाती है, √h पर। तो यहाँ से आपका t1 अपॉन में जो t2 है वो आपका क्या हो जाएगा √h1 अपॉन में √h2। तो इस प्रकार से √h1 अनुपात √h2 है वो इनके t1 और t2 का अनुपात हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 के क्वेश्चन में पूछा गया कि विराम अवस्था से गिरने वाली वस्तु h ऊंचाई से गिरने पर v वेग हो जाता है तो कितनी ऊंचाई से गिराने के पश्चात उसका वेग 2v हो जाता है। तो मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु है उसको h ऊंचाई से गिराते हैं तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो जो v है वो किसके समानुपाती होती है, यहाँ पर v इज इक्वल टू होता है √2gh होता है। तो जो v है वो √h के समानुपाती है, या अपन कह सकते हैं h होता है वो v स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो आपको क्या बताना है कि इस वस्तु को कितनी ऊंचाई से गिराया जाए, यानी जो हाइट है वो कितनी हो कि यहाँ पर पहुँचने पर इसकी वेलोसिटी है वो आपकी 2v हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जो h है वो किसके समानुपाती होती है, v स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से h1 अपॉन में जो h2 है वो क्या हो जाएगी v1 का स्क्वायर अपॉन में v2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो h1 का मान तो हमें h दिया हुआ है और h2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। v1 का मान हमें v दिया हुआ तो v स्क्वायर हो जाएगा और v2 का मान 2v दिया हुआ तो हो जाएगा 4v स्क्वायर। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका h2 का मान हो जाएगा, ये h2 को यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4h। तो इस प्रकार से यदि वेलोसिटी का मान आपका 2v हो तो उसके लिए आपको इसको 4h ऊंचाई से गिराना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि m1 तथा m2 द्रव्यमान को समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर उनके द्वारा पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समय t1 व t2 हो तो t1 इज इक्वल t2/2, t1 इज इक्वल टू t2, t1 इज इक्वल टू 4t2 या t1 इज इक्वल टू 2/4। इसमें क्या दिया हुआ कि समान ऊंचाई से, यानी हाइट क्या है आपकी समान है, वहाँ से अलग अलग द्रव्यमान के कोई पिंडों को नीचे गिराया जा रहा है। तो आपको बताना कि जब ये पृथ्वी तल पर पहुँचेंगे तो इनको पहुँचने में लिया गया जो समय है वो आपका t1 और t2 है। तो आपको बताना कि इनका रिलेशन क्या होगा। तो याद रखना जो वस्तु के द्वारा जो लिया गया समय होता है t, उसका फॉर्मूला होता है √2h अपॉन में g। यह केवल हाइट पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान दोनों के लिए समान होगा। यदि दोनों के लिए हाइट का मान समान है तो नीचे पहुंचने में जो लिया गया समय है वो भी आपके लिए बराबर होगा। यानी कोई ऊंचाई से दो वस्तु गिराई जाती हैं, एक वस्तु हल्की है एक भारी है, तो उनको नीचे पहुंचने में दोनों को यानी समान समय लगेगा, क्योंकि जो लिया गया समय है वो वस्तु के भार पर या द्रव्यमान पर, घनत्व पर, इनके आकार पर निर्भर नहीं करता है। वो समय है वो केवल हाइट पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, t1 इज इक्वल टू क्या होगा t2। अब आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया कि एक वस्तु गुरुत्वीय प्रभाव में स्वतंत्रतापूर्वक गिरना प्रारंभ करती है तो उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय,
सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा। इसमें क्या बताना कि कोई वस्तु है वो ऊपर से यानी गुरुत्व पर स्वतंत्रतापूर्वक गिरना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे नीचे गिरती है। तो आपको बताना कि पहले सेकंड में तय की गई दूरी, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी और तीसरे सेकंड में तय की गई इन दूरियों का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु है जो विराम अवस्था से स्टार्ट करती है तो उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन सेकंडों में तय की गई दूरी का अनुपात 1:3:5:5:7:9:11 ये होता है। यहाँ पर फर्स्ट 3 में पहुँचा गया है, यानी यही कंडीशन लगेगी जब कोई वस्तु ऊपर से आती है तो यानी प्रारंभ में इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है और फिर नियत त्वरण जी से क्या है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से इसके इन सेकंडों में तय की दूरी का अनुपात हो जाएगा वो 1:3:5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना कि एक वायुयान क्षैतिज वेग u से h ऊंचाई पर गतिशील है। वायुयान से गिराए गए पैकेट का पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग क्या होगा। इसमें क्या बताना कि एक वायुयान है वो u वेग से गतिशील है और वह कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है। तो जब यह यहाँ से इसके एक पैकेट गिराया जाता है वो पैकेट इस प्रकार से आएगा वो आपका नीचे। तो आपको बताना कि जब ये पैकेट पृथ्वी तल पर पहुँचेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मैंने बताया था कि ऊपर आपकी जो वेलोसिटी आपकी क्षैतिज हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, यदि इसकी वेलोसिटी ऊपर यूं है उसको h हाइट से नीचे गिराया जाता है तो उसकी जो अंतिम वेलोसिटी है होती है जब वह पृथ्वी पर पहुंचता है तो वो u² + 2gh होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको लग रहा होगा क्योंकि ये तो ऊपर और नीचे डायरेक्शन में यहाँ पर तो इस डायरेक्शन में है, नीचे तो इसकी वेलोसिटी 0 ही थी तो यानी कि यह क्यों हो गई, यानी कि h ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो √2gh होनी चाहिए कि ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो यहाँ पर क्षैतिज वेलोसिटी यूं है वो यहाँ पर भी आपकी वही रहेगी, यानी कि यूं ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। और नीचे की और जो आपकी डायरेक्शन उत्पन्न होगी वो h हाइट से गिरा रहे हैं तो √2gh हो जाएगी। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो उसका जो परिणामी निकालेंगे तो हम सभी जानते हैं जो कर्ण होता है ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं इसको, यानी कि ये जो v है इस v को अपन यहाँ पे भी दर्शा सकते हैं। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये इनका कर्ण। तो जो v² है वो किसके बराबर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा u² प्लस इसका लंब का स्क्वायर हो जाएगा √2gh तो ये हो जाएगा 2gh। तो इस प्रकार से v = यहाँ से हो जाएगा आपका u² + 2gh का √। तो इस प्रकार से वही प्राप्त होगा। तो यदि कोई वस्तु को अपन ऊपर फेंकते हैं, क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं और नीचे फेंकते हैं u वेलोसिटी से, तो h हाइट तय करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है ये वाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक वायुयान u वेग से जा रहा है, इसे h ऊंचाई से एक पैकेट गिराया जाता है तो पैकेट द्वारा पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय होगा। इसमें क्या बताना है, एक वायुयान है वो u वेलोसिटी से जा रहा है और h हाइट पर है तो इसे एक पैकेट नीचे गिराया गया है। तो आपको बताना है कि इसके द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना होगा। तो याद रखना कोई वस्तु है वो h हाइट पर है उसको नीचे गिराया जाता है तो उसके द्वारा जो लिया गया समय है वो होता है 2h/g होता है, यह केवल हाइट पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा √2h/g, राइट ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 33 का क्वेश्चन। इसमें क्या बताना कि एक मीनार से एक पत्थर को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है जिसका पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग 3u हो तो मीनार की ऊंचाई होगी। इसमें क्या बताया गया कि एक मीनार है, उससे एक मीनार ये है आपकी, उससे एक यानी पत्थर है उसको प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका गया है और प्रक्षेपित जिसका पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग 3u हो जाता है। यहाँ पर जब इसका वेग होता है तो यह क्या हो जाता है 3u हो जाता है। तब आपको बताना कि मीनार की हाइट वो कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब यदि किसी वस्तु को u वेग से यानी प्रक्षेपित करते हैं और नीचे यदि वह 3 और h हाइट से करते हैं तो नीचे यानी कि जो v वेलोसिटी से पहुंचती है इनका जो रिलेशन होता है v = √u² + 2gh होता है, यही होता है। तो यहाँ से यदि आपको v दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3u दिया हुआ है = v कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा u² और प्लस का 2gh, h का मान आपको यहाँ से निकालना है,
यानी कि इस फॉर्मूले में रख दिया, यानी कि आपको कितनी वेलोसिटी से पूछ रहा है, 3u से पूछ रहा है तो यहाँ रख दिया। h हाइट से मान लेते हैं h हाइट तक, यानी कि उसे गिराया जा रहा है, मीनार की हाइट h है तो यहाँ पर इसको h रख दिया जो कि हमें ज्ञात करना है। और इसको u वेग से प्रक्षेपित किया गया तो यहाँ पर ये क्या रख दिया u। इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपको हो जाएगा 9u² और इज इक्वल टू आपको हो जाएगा u² प्लस 2gh। तो 2gh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 8u²। तो इस प्रकार से h इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 8u² अपॉन में 2g, या इसको अपन लिख सकते हैं 4u² अपॉन में g। तो ये जो आपका मीनार की ऊंचाई हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 4u² अपॉन में g। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 34 का क्वेश्चन। 34 के क्वेश्चन में क्या बताना कि 8 त्रिज्या का एक गोला, उस अर्धगोले की सतह पर m द्रव्यमान का एक पिंड अर्धगोले की दीवार से सटकर फिसलता है। अर्धगोले की न्यूनतम बिंदु पर पिंड का वेग होगा। यहाँ पर क्या कि एक द्रव्यमान m द्रव्यमान का कोई पिंड है और इसको r त्रिज्या के अर्धवर्त की जो सतह है उसको सटाकर ऐसे फिसलाया जाता है। तो यहाँ पर निम्नतम बिंदु पर आपको बताना कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो कितनी है, आपकी r है क्योंकि त्रिज्या के बराबर होगी। और जब कोई एक वस्तु को r हाइट से नीचे गिराया जाता है, उसका पथ चाहे कुछ भी हो, नत समतल हो, अर्धवर्ताकार हो या मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता हो, तो नीचे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो आपकी क्या होती है, v इज इक्वल टू √2gh होती है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा √2gh। h का मान यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, r दिया हुआ है तो जाएगा 2gr हो जाएगा। तो √2gr, 2gr √2rg भी हो जाएगा, gr या rg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 35 का क्वेश्चन। 35 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य न माना जाए तो वस्तु के ऊपर जाने का समय वस्तु के नीचे गिरने के समय के बराबर होगा, वस्तु के नीचे गिरने के समय से कम होगा, या वस्तु के नीचे गिरने के समय से अधिक होगा, या वस्तु के नीचे गिरने के समय का 2 गुना होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि जब कोई एक वस्तु है उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह ऊपर जाकर वापस नीचे आती है और जो वायु का प्रतिरोध है वो नगण्य नहीं है, यानी कि इस पर जो वायु है उसका फोर्स भी लग रहा है, यानी कि वायु भी इस पर बल लगा रहे हैं गति के दौरान। तब आपको बताना कि इसके द्वारा ऊपर जाने में जो लगा समय है T1 और नीचे आने में लगा जो समय T2 है उसके अनुसार क्या होगा, यानी T1 का मान T2 के बराबर होगा, यानी ऊपर जाने में जो लगा समय है वो वस्तु के नीचे गिरने में समय के बराबर होगा, या जो T1 का मान होगा वो T2 से कम होगा या T2 से ज़्यादा होगा या T2 का 2 गुना होगा, या बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी याद रखना किसी वस्तु के द्वारा ऊपर जाने में जो लगा समय है और नीचे आने में जो लगा समय है इसकी तुलना में कम होता है। और वो क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों कोई वस्तु है यदि वह ऊपर जा रही है तो वायु क्या करेगी, इसका अपोज करेगी, यानी कि हमारे कोई भी गति करते हैं तो वायु हमें सामने से फोर्स लगाती है, सामने से हवा लगती है, तो वो क्या करेगी इसकी गति को कम करने की कोशिश करेगी। तो यदि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो वायु के द्वारा फोर्स लगेगा वो हमारा नीचे की तरफ लगेगा और इसके द्वारा ए एक्सेलरेशन आ रहा है तो ये आपके नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ए एक्सेलरेशन। और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भी हमारा क्या लगता है, नीचे की तरफ लग रहता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो उस समय जो आपका ए नेट हो जाएगा वो हो जाएगा G+A हो जाएगा। और जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, नीचे की ओर गिरती है तो उस समय हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी है तो नीचे की तरफ लगेगा, उनको तो वस्तु की ओर नीचे की खींचेगा, इसको वेग को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बल्कि जो एयर के द्वारा जो बल लगेगा वो क्या करेगी, वही गति का अपोज करेगी। तो अपोज करेगी, वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगी, यानी कि एक्सीलरेशन ऊपर की ओर लगेगा। यानी वेलोसिटी यदि नीचे की ओर है उसको कम करने की कोशिश करेगा तो एक्सीलरेशन आपका ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो ए नेट हो जाएगा वो हो जाएगा G-A हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि यदि यह h हाइट तक जाती है तो वस्तु को h हाइट पर जाने में लगा समय t इज इक्वल टू वो होता है हमारा 2h अपॉन में a होता है या g। तो यहाँ पर a नेट आपका क्या है, G+A है तो ये हो जाएगा G+A। तो T1 का मान, T2 का मान क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से 2h अपॉन में G-A हो जाएगा। तो यहाँ से हम अब देख सकते हैं कि जो G+A का मान है वो G-A की तुलना में ज़्यादा है।
अब इसका मान यदि ज़्यादा है तो T1 का मान आपका क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि यही इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। यदि इसका मान यदि कम है तो T2 का मान आपके क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का योग हो रहा है, यहाँ पर इनका दोनों का अंतर किया जा रहा है, तो इसका मान तो ज़्यादा होगा, इसका मान कम होगा, और इसका मान ज़्यादा होगा तो T1 का मान कम है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाने में जो लगा समय है वो नीचे आने में लगा समय की तुलना में क्या होगा, कम। तो ऊपर जाने में जो लगा समय है वो वस्तु के नीचे गिरने के समय से कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो अपन कंप्लीट करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, आज हमने इसके 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी के इसके जो 65 क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों बाकी के 65 क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके देखने के लिए यानी बहुत ज़रूरी है, तो उनको भी अवश्य देखें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।